ये कहानी एक छोटे से शिकारी परिवार की है जो जंगल में शिकार करके अपना गुजारा करता है। माँ, पिता और उनकी बेटी अपने ट्रैप्स में फंसे जानवरों को पकड़ते हैं, खाल बेचकर और मांस खाकर वो जीवन चलाते हैं। लेकिन उनका ये साधारण सा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दिन उनका शिकार गायब हो जाता है। वो शिकार कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। जंगल में कुछ रहस्यमय हो रहा है, जिस वजह से ये परिवार धीरे धीरे मौत के करीब आ रहा है। अब उन्हें अपनी बेटी और खुद की हिफाजत के लिए जंगल के इस खतरनाक खेल में उतरना होगा। लेकिन वो लोग जिंदा बचेंगे या फिर नहीं, जानेंगे हम आज के इस कहानी में। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हंटर हंटर। कहानी की शुरुआत एक शिकारी आदमी से होती है जो अपनी बेटी के साथ जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था। ये ट्रैप्स एक तरह के जाल होते हैं जिनसे जानवर फंस जाते हैं। वो पुराने ट्रैप्स में फंसे जानवरों को भी बाहर निकाल रहा था। इनके साथ उनका कुत्ता भी था। इसी दौरान वो रेडियो से अपनी पत्नी एन से बात करता है और उसे टाउन जाकर जरूरी सामान लाने को कहता है। ये एक छोटा परिवार था जो शहर से दूर एक जंगल में रहता था। इनका एकमात्र जरिया था जानवरों की खालों को बेचकर जीवन चलाना। वो अपने ट्रैप्स में फंसे जानवरों का मांस पकाकर खुद खाते और उनके खाल को बेच देते, क्योंकि इनके पास पैसे कमाने का और कोई तरीका नहीं था। इसीलिए एन का पति अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था ताकि वो भी आगे चलकर खुद की मदद कर सके। एक दिन पिता और बेटी ट्रैप्स चेक कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि एक ट्रैप से जानवर गायब था, जिस पर उस आदमी की बेटी कहती है कि ये काम भेड़िए का हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। वहीं दूसरी ओर एन शहर जाकर जानवरों की खाल बेचने गई। दुकान पर उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि खाल की कीमत बहुत कम थी। दुकान का मालिक कहता है कि आम जानवरों की खाल की कीमत इतनी ही होती, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो भेड़िए की खाल लानी होगी। पर एन को समझ नहीं आ रहा था कि वो भेड़िए की खाल कहाँ से लाएगी। वो दुकान पर लगे पोस्टर्स भी ध्यान से देखती है, जो किराए के घर और अच्छी नौकरी के विज्ञापन थे। एन चाहती थी कि उसका परिवार जंगल में नहीं बल्कि शहर में रहे और उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। लेकिन पैसों की कमी के कारण वो मजबूर थी, इसीलिए वो वापस लौट आती है। घर लौटकर एन देखती है कि उसका पति अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहे थे, जबकि वो घर में खाना बना रही थी। रात के खाने पर भी सबका मूड खराब था, क्योंकि खाने के लिए भी पर्याप्त सामान नहीं बचा था। उनकी बेटी बताती है कि उनका आखिरी शिकार भेड़िया ले गया। ये सुनकर एन अपने पति से बहुत नाराज हो जाती है कि उसने पहले ही बात क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि अगर ये सब नहीं रुका तो हम सब भूख से मर जाएंगे। वो अपनी बेटी को घर के अंदर भेजकर अपने पति से बहस करने लगती है। उसका पति कहता है कि भेड़िए लड़कियों को खाने में ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसने जानवरों को छोड़कर किसी लड़की को फंसाया होगा। लेकिन एन मानती नहीं है। वो कहती है कि उसके हिसाब से भेड़िया हमारे परिवार के कारण यहाँ पर आया है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास फंसा शिकार मिलेगा। एन पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कहती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जाकर खुद उस भेड़िए को पकड़ लूंगा। इसके अलावा एन उन एड्स के पोस्टर्स को दिखाकर कहती है कि जीवन ऐसे नहीं चल सकता, हमें अच्छी जगह नौकरी करके अपने हालात सुधारने होंगे। लेकिन उसका पति फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है कि शिकार के अलावा हमें और कुछ नहीं आता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एन अपने पति से बात करने लगती है कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। वो कहती है कि ये जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने भी इस तरीके को अपनाया, लेकिन हमारी बेटी के पास कोई और विकल्प नहीं है। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि जंगल में भेड़िए और खतरों की टेंशन। एन समझाती है ये कोई समझदारी नहीं है, लेकिन उसके पति को ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि हमारा यही तरीका है और इसी जंगल में हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीती रहेगी। जहां अगली सुबह वो भेड़िए का शिकार करने के लिए जा रहा था, उसकी बेटी भी जाने की जिद करती है, जिस पर वो उसको साथ ले जाता है। एन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो रेडियो से अपने पति से बात करती है, जिस पर उसका पति कहता है कि जैसे भेड़िए का पता चलेगा वो अपनी बेटी यानी कि रेनी को वापस भेज देगा। थोड़ी देर में ऐसा ही होता है। भेड़िए के पैर के निशान देखकर वो समझ जाता है कि भेड़िया पास ही में है।
जिसके बाद वो अपनी बेटी रेनी को घर वापस भेज देता है और खुद रात तक वहीं रुकने का फैसला करता है। उसकी बेटी घर लौट आती है, लेकिन डर और अंधेरे जंगल की आवाजें उसे परेशान कर रही थी। जबकि दूसरी ओर हम एन को देखते हैं, जो पानी भरकर अपने घर लौट रही थी और तभी उसको एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही हाल था। वो दोनों डर जाती है और तभी एन का पति भेड़िए को देख लेता है। वो उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी आवाज उसकी बेटी भी सुनती है। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती। अब जब मरसॉल्ट यानी कि एन का हस्बैंड वहां पर जाकर चेक करता है तो भेड़िया वहां पर नहीं होता है। इसका मतलब वो वहां से भाग गया था, लेकिन वहां पर उसे एक लड़की का कटा हुआ हाथ देखता है जिसे भेड़िया खा रहा होता है। फिर मरसॉल्ट जंगल के दूसरी ओर बढ़ता है, जहां पर उसे लड़कियों की बेतहाशा कटी हुई लाशें दिखती हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। उसको समझ आ जाता है कि भेड़िया ऐसा नहीं कर सकता है। इसका मतलब जंगल में कोई खतरनाक कातिल घूम रहा है जो लड़कियों की हत्या करके उनके शव वहां पर छोड़ रहा था। ये सोचकर वो बेहद घबरा जाता है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी और पत्नी दोनों ही अकेली थी। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, लेकिन कातिल से निपटना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता ताकि उसकी फैमिली डर ना जाए। फिर वो खुद ये सोचता है कि अब इस खतरे से उसे कैसे निपटना होगा। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति गायब था। दरअसल वो फिर से उसी जगह पहुंच गया था जहां पर उसने उन लड़कियों की लाश देखी थी। मरसॉल्ट एन को बताता है कि वो भेड़िए को ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो उस कातिल को ढूंढ रहा था। और ठीक उसी समय एन और उसकी बेटी नदी किनारे पहुंचती है। उसकी बेटी ध्यान देती है कि उनका कुत्ता गायब है, इसलिए वो उसको ढूंढने चल देती है। और तभी सामने वही भेड़िया आ जाता है। अब जैसे ही वो भेड़िया एन और उसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगता है, एन जोर से चिल्लाने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि भेड़िया उससे डर जाए और वहां से भाग जाए। और सच में ऐसा ही होता है। भेड़िया वहां से भाग जाता है, जिसके बाद दोनों बिना समय को गवाते हुए जल्दी से अपने घर लौट आते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में उनका डॉग बाहर ही छूट जाता है। एन गन लेकर डॉग को ढूंढने जाती है, जहां थोड़ी देर के बाद उसे डॉग तो मिल जाता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है क्योंकि भेड़िए ने उसको मार दिया था। एन को अपने डॉग की मौत से गहरा दुख होता है। एन जानती थी कि रेनी अपने डॉग से बहुत लगाव करती है, इसीलिए वो उससे झूठ बोल देती है कि उसको डॉग अभी नहीं मिला है और जैसे ही उसके पापा घर लौटेंगे वो दोनों मिलकर डॉग को ढूंढ लाएंगे। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी बेटी डरे नहीं और उसको लगे कि उसकी जिंदगी खतरे में नहीं है। पर इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि खतरा दोनों तरफ से मंडरा रहा है। एक तरफ वो खूंखार भेड़िया है, जबकि दूसरी ओर वो खतरनाक कातिल। जहां आगे हम देखते हैं कि सुबह एन अपने पति का इंतजार कर रही होती है। वो ना तो घर लौटा होता है और ना ही उसने कोई फोन किया होता है। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी फिर से अपने ट्रैप्स की जांच करती है, जहां एक बार फिर से उनका एक शिकार गायब होता है। लेकिन इस बार एन को वहां पर एक अंगूठी भी मिलती है। उस अंगूठी को देखकर वो कांप उठती है, क्योंकि उसको शक होता है कि ये उसी लड़की की होगी जिसको शायद भेड़िए ने मारा था। एन पुलिस स्टेशन चली जाती ताकि वो रिपोर्ट को दर्ज करा सके, जबकि दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स का बॉस लाश लेकर स्टेशन लौट रहा। रास्ते में उन्हें एक खाली गाड़ी दिखती है, जिस पर वो दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते। पुलिस स्टेशन पहुंचकर एन सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसको बताते हैं कि आपकी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। उनका एरिया इस केस में शामिल नहीं है। साथ ही में भेड़िया इंसान नहीं जानवर है, उसे अपने स्वभाव के मुताबिक काम करना होता है। इसीलिए अगर कार्रवाई हुई तो दोष उनके ऊपर आएगा, भेड़िए पर नहीं। अब मदद ना मिलने की वजह से एन को घर लौटना पड़ता है। उसने डॉग को वहीं पर दफना दिया और पास ही में एक हिरन का बच्चा मारकर घर ले आई। ये देखने में गलत था, लेकिन उनको खाने की भी जरूरत थी। अब एन और उसकी बेटी मिलकर हिरन की खाल उतारती है, फिर उसको पकाकर खाने लगती है। तभी रेडियो में अचानक हलचल होती। एन कुछ कहती है पर आवाज साफ नहीं होती। रात होते होते दोनों माँ बेटी सो जाती है, पर तभी अचानक उन्हें जंगल से किसी की चीख सुनाई देती है। और जब वो चेक करने जाती है तो उन्हें जंगल में एक अजनबी आदमी जख्मी हालत में मदद मांगता दिखाई देता है। एन अपनी बेटी को घर पर छोड़कर उस आदमी को लेकर आती है ताकि भेड़िया आसपास ना हो। उस आदमी के पास एक रेडियो होता है।
उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। अब ये रात किसी तरह गुजर जाती है, जहाँ अगले दिन एन की बेटी यानी कि रेनी उस आदमी के पास जाती है और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर रेनी घबरा जाती है, जो अपनी माँ को बुला लेती है। उसकी माँ उस अनजान आदमी को पानी पिलाती है और उसके जख्म पर टांके भी लगाती है। रेनी को ये काफी अजीब लगता है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसके पापा ने कहा था कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस पर एन उसको समझाती है कि ये आदमी बहुत जख्मी है और इसे मदद की जरूरत। अगर मरसॉल्ट यहाँ पर होते तो वो भी उसकी मदद करते। उधर उस पुलिस ऑफिसर को फिर से वही गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। उसे समझ आ जाता है कि ये गाड़ी पिछले 2 दिन से यहीं पर खड़ी हुई है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो उस गाड़ी के नंबर को नोट कर लेता है। जहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस आदमी को अब होश आ गया था। वो अपना नाम लू बताता है। एन लू से पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं। जिस पर लू बताता है कि वो जंगल की तस्वीर लेने आया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो पैदल ही जंगल में आगे बढ़ने लगा। पर तभी किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, शायद उस भेड़िए ने। वो बताता है कि उसकी गाड़ी काफी दिनों से वहीं पर खड़ी हुई है। लू की हालत इतनी खराब कि उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत, लेकिन भेड़िए की वजह से उसे अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। पर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से लू को गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, पर बीच रास्ते में ही लू को इतना दर्द होता है कि वो चलने के भी लायक नहीं बचता। इसलिए उन तीनों को वापस घर लौटना पड़ता है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि एन और उसकी बेटी रेनी उस भेड़िए को पकड़ने के लिए कुछ पॉइजनस मीट के टुकड़े उस ट्रैप में फेंक रही। वो अपने घर के आसपास आग भी लगाते हैं ताकि भेड़िया उनके घर से दूर रहे। जबकि उधर वो पुलिस ऑफिसर काफी गहरी सोच में होता है। पिछले कुछ समय से लगातार लोग, खास करके लड़कियां, गायब हो रही। उसकी ड्यूटी खत्म होने में अब केवल 1 घंटा बचा था, पर फिर भी वो उसी गाड़ी को चेक करने वापस चला जाता, जहां थोड़ी छानबीन करने पर उसे वहां पर कुछ निशान दिखते हैं, जिनका पीछा करते करते वो आगे बढ़ता है और अचानक से उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसको छुड़ाने की कोशिश में उसका हाथ भी दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। ये जाहिर है कि इन ट्रैप्स को एन के पति या फिर एन ने या तो उस कातिल या फिर उस भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए होंगे। पर फिलहाल उसके अंदर वो पुलिस ऑफिसर फंस चुका था। एन गन लेकर पूरी तरह सतर्क खड़ी थी। अब रात ऐसे ही बीत जाती है। उसे अब अपने पति की चिंता भी होने लगी। उधर पुलिस स्टेशन में हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं, जो उस पुलिस ऑफिसर की वाइफ का मैसेज सुनती है, जिसमें कहा गया था कि उसका बॉस पिछली रात से घर नहीं लौटा है। वो ऑफिसर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अब वो खुद उस ऑफिसर को ढूंढने उसकी लोकेशन पर पहुंच जाती है। उधर एन भी अपने पति के लिए परेशान, इसीलिए वो नक्शा लेकर ढूंढने चलती, जहाँ रास्ते में उसको एक खरगोश ट्रैप में फंसा मिलता है, जिसको मारकर उसको घर ले जाना पड़ता है, जो एन को काफी दुख देता है, क्योंकि एन शुरुआत से ही इन सब के खिलाफ थी। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर रेडियो के अंदर हलचल होने लगती है और एन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है जहां पर उसके पति ने ट्रैप लगाया था, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां उसके पति की लाश पड़ी होती है। एन पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। अब धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि उसके पति को किसी भेड़िए ने नहीं मारा है, बल्कि ये काम किसी इंसान का है, और उस जंगल में लू के अलावा दूसरा इंसान कोई और नहीं था। मतलब लू ही वो आदमी है जो उन लड़कियों और एन के पति का हत्यारा है, और जरूर वो एन के पति के साथ लड़ाई में घायल हुआ हो, जिसके बाद उसने उसको मार डाला। अब एन को समझ आ गया था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, क्योंकि वो अपनी बेटी रेने को उसके साथ अकेला घर पर छोड़ आई थी। इसलिए वो तेजी से घर की तरफ लौटने लगती है, जहां दूसरी ओर हम उस ऑफिसर को देखते हैं, जो उस जगह पहुंच चुकी थी जहां उस पहले वाले पुलिस ऑफिसर की कार खड़ी थी। अब वो पुलिस ऑफिसर महसूस करता है कि यहाँ पर कोई आसपास है, इसलिए वो हवा में गोली चला देता है, जिससे उस लेडी ऑफिसर का ध्यान उस पर जाता है और वो उसको ट्रैक कर लेती है।
उस पुलिस ऑफिसर की हालत देखकर वो काफी डर जाती है, पर वो तुरंत ही पुलिस को उसकी मदद के लिए बुला लेती है। जहाँ दूसरी ओर एन घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक है, वो आराम से सो रही है, पर लू उसको कहीं नहीं मिलता, जबकि लू तो उसके पीछे छुपा होता है। और तभी वो अचानक से दरवाजे के पीछे से एन के ऊपर हमला कर देता है। अब जोर जबरदस्ती में एन की गन चल जाती है, जिसकी आवाज उसकी बेटी भी सुन लेती है। उसकी बेटी दौड़ कर आती है। वो अपनी माँ को बचाना चाहती थी, पर तब तक लू एन को बेहोश कर चुका था। उधर जंगल में पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस पुलिस ऑफिसर को बचा पाते, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो लेडी पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाती है। उधर एन को जब होश आता है तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है। एन कहती है कि पहले मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लू इसका जवाब नहीं देता है। वो बस इतना कहता है कि ये सब नहीं होता अगर तुम्हारा पति अपने काम से काम रखता। मतलब ना वो वहां पर पहुंचता, ना उसको पकड़ने की कोशिश करता, और ना मारा जाता, और ना लू को इन दोनों के बारे में पता चलता। लू कहता है कि मैंने पहले तुम्हारे पति को मारा और अब नंबर तुम्हारा है। लेकिन इससे पहले लू कुछ कर पाता, एन बड़ी चालाकी से वहां पर रखे एक ट्रैप को उसके मुंह पर फंसा देती है, जिससे लू घायल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एन लू को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो दूसरे कमरे में अपनी बेटी को ढूंढने जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ जान पाते, वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वहां पर उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है। एन को यकीन ही नहीं होता कि इस पागल कातिल ने उसकी बेटी को भी मार डाला है। अब एन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे लू से बदला लेना था। जिसके बाद वो लू को रस्सी से लटकाती है और हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है। वो धीरे धीरे उसकी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि लू भी कोई इंसान नहीं था, वो भी एक जानवर ही था, जिसने एक बच्ची को भी अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला। और कुछ ही देर में वो लू की पूरी खाल उतार देती है। उसके शरीर और चेहरे से बहुत सारा खून बहने लगता है। वो काफी भयानक लग रहा था। इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, पर तब तक एन अपना काम पूरा कर चुकी थी। एन लू की खाल के साथ बाहर आती है, जिसको वो पुलिस वालों के सामने फेंक देती है। पुलिस वाले भी इन सब को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद पुलिस अंदर जाकर चेक करती है और ये पाती है कि लू अभी तक जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बस थोड़ी देर जिंदा रहने वाला था। जबकि उधर एन बाहर जाकर बैठ जाती है और अपने परिवार को याद करती है कि कैसे 2 दिन पहले उसका एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक सरफिरे कातिल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक साधारण शिकारी परिवार की थी, जो अपने संघर्ष और दर्द से गुजरते हुए एक खतरनाक दुनिया का सामना करते हैं, जहां इंसान और जानवर के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती है। वहीं इंसानियत और जंगली क्रूरता के बीच जंग चलती रहती है। हंटर हंटर इस बात का उदाहरण है कि इंसानी हिम्मत और बदले की आग कैसे सबसे बड़े डर का सामना कर सकती है। जहां एंड में ये कहानी हमको सिखाती है कि इंसानियत का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है, भले ही वहां पर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। सो विद ऑल दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।